जो 10वीं में चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर पहला, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और उस चैप्टर का पहला सेक्शन प्रकाश का परावर्तन ऑलमोस्ट होने वाला है, और उसमें हमने किरण आरेख तो देख लिया है। किरण आरेख कैसे बनेंगे कि वस्तु की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब का प्रकार बताइए। अप टू देयर वहां तक हो गया है। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पणों के उपयोग कि हम ये कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। गोलीय दर्पणों के उपयोग में पहले हम उपयोग देखेंगे उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में। पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है? विंग मिरर। विंग मिरर मतलब जो मोटरसाइकिल के साइड में या कार के साइड में जो मिरर लगे होते हैं उनको विंग मिरर बोलते हैं, या कार में जो ड्राइवर के पास में वो मिरर लगा होता है, रियर व्यू मिरर्स। इन सारे मिरर्स के रूप में, या व्हीकल के किनारे जैसे बस में या ट्रक में किनारे साइड में जो मिरर लगा होता है वो होता है विंग मिरर। इस सब में कौन सा दर्पण यूज होता है? द आंसर इज उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग, अब ये भी प्रश्न आता है कि वाहनों के विंग मिरर में या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब पिछले सेशन में जब चित्र बना रहे थे हम लोग, जब किरण आरेख बना रहे थे, तो वहीं से इसका उत्तर मिलेगा। विंग मिरर के द्वारा या उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बन रहा था हमेशा सीधा बन रहा था, पहली चीज। और हमें साइड में अगर किसी भी चीज को देखना है, मान लो मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और हमें पीछे से कुछ आ रहा है और वो हमने देखा कि एकदम से उल्टा उल्टा दिख रहा है, तो हम उसको गेस करने के बजाय और कंफ्यूजन में आएंगे, और हो सकता है उसको गेस तो करना बहुत दूर है, हो सकता है किसी एक्सीडेंट में ही आ जाए। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा तरीका यूज किया जाए जो यूनिवर्सल हो, यानी कि वस्तु की स्थिति बदलने से उसके प्रतिबिंब का सीधा होना या उल्टा होना निर्भर ना करे। कुछ ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण से स्थिति वस्तु की कहीं भी हो, उसकी दो ही स्थितियां बताई थी, या तो फोकस पे या फोकस पे नहीं। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था और प्रतिबिंब सीधा और आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था। एक रीजन हो गया क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा ये रीजन ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है इससे हमेशा छोटा बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी, छोटा बनने के कारण हम बड़े क्षेत्र को एक छोटे से क्षेत्र में देख पाते हैं। छोटे से मिरर से हम पीछे का ट्रक भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रक की इमेज छोटी सी बन रही है। इतना बड़ा सा ट्रक इतना छोटा सा उस मिरर के अंदर तभी बन सकता है जब उसका मिरर इमेज छोटा बने, नहीं कि उसका प्रतिबिंब छोटा बने। तो एक रीजन ये हो गया कि उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनने को ही हम कहते हैं कि उसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि बड़े इलाके को छोटे इलाके में कैप्चर कर सकता है, तो दृश्य क्षेत्र बड़ा होगा, एक रीजन। दूसरा रीजन, इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, इस वजह से हम इसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में, अवतल दर्पण में सर्च लाइट मतलब टॉर्च, ठीक है, और वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप समझ रहे हो, हेडलाइट। जितने वाहनों के हेडलाइट हैं उसमें जो बल्ब लगा होता है उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर सा लगा होता है वो होता है अवतल दर्पण। उसके बाद अगला ये हो गया पहला रीजन। दूसरा, दंत विशेषज्ञों द्वारा, यानी जो डेंटिस्ट दांतों को देखने के लिए अंदर एक मिरर जैसा डालते हैं पहले, जिससे उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसमें भी अवतल ही यूज होता है। सौर भट्टी में, अब सौर भट्टी क्या होती है? सूरज के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना, उसका प्रयोग करना, ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का प्रयोग करना खाना बनाना या किसी चीज को गर्म करने के लिए, उसे सौर भट्टी कहते हैं। तो उसमें करना क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी आती है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना होता है। तो जब एक जगह इकट्ठा करना होता है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है अवतल दर्पण। अगला, शेविंग मिरर के लिए, घर में तो यूज नहीं होता खैर, लेकिन अगर शेविंग मिरर ऑप्शन में आए, या हजामती दर्पण, या जो ब्यूटी पार्लर वाला मिरर होता है उसमें भी अवतल दर्पण। ये हो गए उपयोग। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अभी चिन्ह परिपाटी कहाँ प्रयोग होगी? इस पार्ट में न्यूमेरिकल आएंगे।
न्यूमेरिकल में कब प्लस कब माइनस लिया जाता है, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अब ये कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने या ख़त्म करने के लिए चिन्ह परिपाटी को समझना चाहिए, और चिन्ह परिपाटी जब हम समझ जाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं कि कब प्लस लिख देते हो कब माइनस लिख देते हो। सिंपल सा तरीका है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी पहले, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का ही नियम होता है, निर्देशांक में जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं उस जगह को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और यहाँ पर उस बिंदु को हम बोलेंगे ध्रुव। तो ये वाला जो बिंदु हो गया ये हो गया ध्रुव, ये ध्रुव। अब देखो निर्देशांक से समझो, अगर हम इसको मूल बिंदु मानते तो इधर साइड में प्लस, ऊपर साइड में प्लस, इधर साइड में माइनस, इधर साइड में माइनस होता, इतना हमें पता था। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। इतना तो मालूम है, हमने एक्स एच वाई एच पढ़ा हुआ है निर्देशांक में, थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है, ठीक ठाक ही पढ़ा है, तो इतना तो आइडिया होगा। इधर साइड प्लस, इधर साइड माइनस। अब इसी चीज का प्रयोग करें। अभी तक हमने जितने भी चित्र बनाए थे, ध्यान करो, वस्तुएं जब हम रख रहे थे तो सारी वस्तुएं कुछ इस तरीके से रख रहे थे, यानी कि इस वाले अक्ष के ऊपर साइड, तो ऊपर साइड में हमेशा प्लस लिया जाएगा। एक चीज और ध्यान दो कि जितनी भी वस्तुएं रख रहे थे वो सारी ध्रुव के इस साइड में रख रहे थे, और ध्रुव के इस साइड में रख रहे थे, तो ध्रुव के इस साइड वाले सारे मान माइनस होंगे, यानी कि जब भी वस्तु की स्थिति आएगी तो सदैव माइनस का मान लिखा जाएगा। और अगर वस्तु की लंबाई की बात आएगी, ये लंबाई की बात आएगी, तो सदैव प्लस में लिखा जाएगा। दो चीजें क्लियर हो गई। अब अगर वस्तु का प्रतिबिंब इधर बने, इधर इसी साइड, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी v प्रतिबिंब की स्थिति भी माइनस में होगी। लेकिन अगर प्रतिबिंब इस साइड बन जाए कहीं पर, मान लो इस तरीके का, जैसे आभासी वाले प्रतिबिंब बन रहे थे, तो मान माइनस में प्लस में रखा जाएगा। यही है चिन्ह परिपाटी। अगर इस वाले अक्ष के यानी प्रकाशिक अक्ष के ऊपर की बात होगी इस तरीके से, तो प्लस, नीचे होगी तो माइनस। और अगर ये बीच वाले अक्ष की यानी कि दर्पण का जो सीधा सीधा अक्ष है, इसके अगर सामने रखा जाए, यानी दर्पण के कोई चीज सामने रखी है, ये वाला दर्पण का सामने का क्षेत्र, तो माइनस, दर्पण के पीछे तो प्लस। यही है चिन्ह परिपाटी। अब वस्तु की स्थिति को हम, ये वस्तु की स्थिति हो गई, वस्तु की स्थिति को हम u से लिखते हैं, तो u हमेशा, अब जब वस्तु की स्थिति, वस्तु अगर रखेंगे तो हमेशा दर्पण के सामने ही रखेंगे, तो इसी वजह से वस्तु की स्थिति को हमेशा हम ऋणात्मक ही लिखेंगे। u का मान सदैव सवाल के अंदर ऋणात्मक ही आता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह दर्पण के सामने रखा गया है, यानी कि यह बाईं ध्रुव के बाईं ओर रखा है, और ध्रुव के बाईं ओर के सारे मान ऋणात्मक होते हैं। ठीक। अगर प्रतिबिंब की बात करें, जैसे बात करें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण के सारे प्रतिबिंब इस साइड बने थे, दो ही प्रतिबिंब बने थे, दो। जब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी कि दाहिनी ओर बन रहा है, और दाहिनी ओर बने हुए प्रतिबिंब का मान सदैव धनात्मक होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, u बराबर वस्तु को ही हम बोलते हैं बिंब, बिंब की ध्रुव से दूरी। ये हो गया दर्पण सूत्र। अब यहाँ पर, अब जब दर्पण सूत्र देख रहे हैं तो उसी के साथ साथ एक चीज और देख लें। अभी जब सवाल लगाएंगे तब कौन सा प्लस और कौन सा माइनस में रखेंगे, तो यहीं पे उसको भी समझ लिया जाए। अगर बात अवतल की आ रही है, अवतल लेंस या अवतल दर्पण कुछ भी हो, अगर अवतल लिखा है तो f का मान ऋणात्मक होगा। अगर अवतल के लिए f का मान ऋणात्मक है तो उत्तल के लिए f का मान धनात्मक होगा। ठीक है, ये तो अवतल के लिए हो गया। और u सदैव ऋणात्मक होगा। सदैव का मतलब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, सवाल लगाते समय हमको ये ध्यान रखना है। और v का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होगा।
क्लियर है? सवालों में प्रयोग करना है। अगर अवतल की बात हो रही है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, अगर उत्तल की बात हो रही है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। वहीं u का मान सदैव ऋणात्मक होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। सवाल लगाते टाइम ये बात ध्यान रखनी है। आवर्धन, आवर्धन का मतलब है वस्तु से कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है। 5 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, तो ये आवर्धन हो गया। अब आवर्धन आवर्धन को हम m से निरूपित करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई क्या, लंबाई लिख दो, बटे वस्तु की लंबाई या बिंब की लंबाई। इसको h डैश बोल देते हैं और इसको h बोलते हैं। ये m का सूत्र हो गया। और इसके अलावा दूसरा सूत्र दर्पण के लिए ही, m बराबर माइनस प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बटे वस्तु या बिंब की ध्रुव से दूरी। v बटे u, ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो m के जो दो सूत्र हैं यहाँ पर, दर्पण के लिए m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u, ये हो गए आवर्धन के सूत्र। ठीक, अब आवर्धन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, वो भी समझ लो। आवर्धन यानी कि m, यदि m धनात्मक है, m का मान धनात्मक है, तो इससे क्या पता चलेगा? तो इससे पता चलेगा कि प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब बना है सीधा, और अगर प्रतिबिंब सीधा बना है तो सीधे वाले सारे के सारे प्रतिबिंब आभासी होते हैं या काल्पनिक होते हैं, बनेगा काल्पनिक। सवालों में सारी जानकारी प्रयोग होगी। m के धनात्मक मान से यह पता चलता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, या सवाल में लिखा हो कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, इसका मतलब m का मान हमें धनात्मक लेना पड़ेगा। वहीं दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि m ऋणात्मक है, ये भी पता है, इसका उल्टा ही है। अगर m ऋणात्मक है तो यहां से पता चलेगा कि प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा के साथ साथ वास्तविक है, उल्टा वाले सारे प्रतिबिंब वास्तविक हैं। तीसरी बात, यदि m का संख्यात्मक मान, यानी कि केवल जो आगे गिनती लिखी है, संख्यात्मक मान 1 से छोटा हो, संख्यात्मक मान 1 से छोटा हो तो होगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। अगला, यदि m का संख्यात्मक मान, यदि m का संख्यात्मक मान 1 से बड़ा हो, तो बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, तो बनेगा प्रतिबिंब बिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरा, यदि m का मान 1 के बराबर हो, अगला यही बचेगा, m 1 के बराबर हो, 1 हो, जब 1 होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। ठीक है,
वस्तु के बराबर, ये हो गया। अब एक कब होता है, कब कब, अब एक होता है, ये होता है समतल दर्पण के लिए, ये बात भी याद रख लो कि भाई साहब समतल दर्पण की जब बात होगी तो समतल दर्पण का आवर्धन का संख्यात्मक मान एक होता है। समतल दर्पण का समतल दर्पण के लिए m बराबर +1। यही प्रश्न पूछते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इस बात का क्या तात्पर्य है? तो इस बात का तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। प्लस का मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, +1 मतलब वस्तु के बराबर सीधा प्रतिबिंब, सीधे वाले आभासी होते हैं, ध्यान रखना। तो समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक, जितनी थ्योरी थी पहले हिस्से की, पहले पार्ट की, यानी कि परावर्तन की, वो हो गई है फिनिश। अब इसके न्यूमेरिकल्स अगले सेशन में करेंगे, होपफुली एक सेशन में, नहीं तो 2 सेशन में खत्म हो जाएंगे। फिर इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, अपवर्तन। चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इसलिए और ज़्यादा टाइम लगता है, पर कोई ना, टाइम तो बहुत है, थोड़ा सा तो कोर्स है अपना। ठीक है, कीप रिवाइजिंग और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और उससे ज़्यादा मस्ती करते जाओ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, टाटा, बाय बाय।